जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम विपिन कुमार और आज अपन संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रपति, उसके बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति टॉपिक से जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो प्लीज़ इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। और आपसे निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक हमारी पहुंच सके। तो आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि किस प्रकार से शासन प्रणाली होती है। देखिए, पहली बात करें शासन प्रणाली की। अपन शासन प्रणाली के बारे में बात जान लें। शासन प्रणाली, देखो भैया, शासन प्रणाली जो होती है वो दो प्रकार की शासन प्रणाली होती है। एक होती है आपकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, और भैया एक होती है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। तो दो प्रकार की शासन प्रणाली होती है, एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और एक होती है भैया संसदीय शासन प्रणाली। जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वो अमेरिका में है, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो वास्तविक शक्ति होती है वो वहां के राष्ट्रपति में निहित होती है। और जो संसदीय शासन प्रणाली है, जैसे कि ये ब्रिटेन में है, ब्रिटेन को जो है संसदीय शासन प्रणाली का जो है जनक कहा जाता है। और भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली हमने ली है वो ब्रिटेन के संविधान से ही ग्रहण की है। तो भारत में जो है शासन प्रणाली है वो कैसी है? संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? दो अध्यक्ष होते हैं। एक होता है भैया वास्तविक अध्यक्ष, एक होता है वास्तविक अध्यक्ष, और भैया एक होता है संवैधानिक अध्यक्ष। एक होता है संवैधानिक अध्यक्ष। जो वास्तविक अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है, अर्थात समस्त शक्तियां जो निहित होती हैं या जो समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है भैया वह होता है राष्ट्रपति। वह कौन होता है भैया? राष्ट्रपति होता है। क्लियर है? तो राष्ट्रपति नाम चार का ही होता है, उसके पास शक्तियां तो कोई इतनी ज्यादा विशेष नहीं होती हैं, पर वास्तविक शक्तियां जो निहित होती हैं वो प्रधानमंत्री में होती हैं, और जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति में होता है। अब हम बात करें कि अगर हम राष्ट्रपति की तुलना करें कि भारत का राष्ट्रपति किस देश के राष्ट्रपति के समान है, क्या भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति के समान है? क्या भारत का राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति के समान है? क्या भारत का राष्ट्रपति जर्मनी के चांसलर के समान है? तो मैं आपको बता दूं, इस संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि अगर हमें तुलना करनी है तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो ब्रिटेन के सम्राट के समान है। यह जो भारत का राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन के सम्राट के समान है। ब्रिटेन के सम्राट के समान, ब्रिटेन के सम्राट या महारानी के समान है। जिस प्रकार से ब्रिटेन के सम्राट व महारानी इंग्लैंड के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो राष्ट्रपति होता है भारत में वह भारत का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। परंतु दोनों में एक भिन्नता भी है। भिन्नता यह है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है भैया वह निर्वाचित होता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह निर्वाचित होता है, जबकि जो ब्रिटेन के सम्राट या महारानी होते हैं वह क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं। अभी ब्रिटेन की महारानी है, वो मर जाएंगी तो उन्हीं के परिवार से कोई सदस्य जो है वो उनका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो पीढ़ी दर जो है यही प्रक्रम चलता रहता है। वहां पे उनका निर्वाचन नहीं होता, वो वंशानुगत हैं। परंतु जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह कैसा होता है? निर्वाचित होता है।
तो इसको एक बार देख लें, फिर हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जनक किस देश को कहते हैं? अमेरिका को। और संसदीय शासन प्रणाली का जनक किसे कहते हैं? ब्रिटेन को। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली हमने किस देश से ग्रहण की है? ब्रिटेन से। और इस शासन प्रणाली के अनुसार वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो तुलनात्मक रूप से किसके समान है? तो ब्रिटेन के सम्राट व महारानी के समान है, परंतु अंतर यह है कि जो ब्रिटेन के सम्राट व महारानी होते हैं वो वंशानुगत होते हैं, जबकि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह क्या होता है भैया? निर्वाचित होता है। तो आप अपन पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत का राष्ट्रपति, देखो भारत के राष्ट्रपति के संबंध में क्या है? संविधान में एक अनुच्छेद है, संविधान में एक अनुच्छेद है और भैया इस अनुच्छेद का नाम है 52। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो संविधान अनुच्छेद 52 क्या कहता है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और मैं आपको बता दूं जो भारत का राष्ट्रपति होता है यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। और भारत के राष्ट्रपति का वरीयता क्रम में प्रथम स्थान होता है। वरीयता क्रम में जो है वो कैसा स्थान होता है भैया? प्रथम स्थान होता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में जो सबसे बड़ा पद है वो किसका पद है भैया? राष्ट्रपति का पद है, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वह भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। अब हम बात करें कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं। जो राष्ट्रपति पद है इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं? तो राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं होती हैं वह संविधान के अनुच्छेद 58 में दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 58 में क्या बताया गया है? पहली बात बताएगी इसकी नागरिकता के बारे में कि जो भारत का राष्ट्रपति बनेगा उसकी नागरिकता क्या होनी चाहिए। तो भैया जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसकी नागरिकता भारतीय होनी चाहिए, वह भारतीय होना चाहिए। दूसरी बात आती है उसकी आयु के संबंध में। तो आयु के संबंध में हम दो बातों की जिक्र कर लेते हैं, एक न्यूनतम आयु, एक बात कर लेते हैं न्यूनतम आयु और एक बात कर लेते हैं अधिकतम आयु। भैया भारत के राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु कितनी होगी यह संविधान में निर्धारित नहीं है। मतलब न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम कितनी भी हो सकती है। फिर बात करेंगे वह लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं लाभ का पद क्या होता है यह परिभाषित नहीं है। मैं ये आपको बता रहा हूं कि वह लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, पर लाभ का पद हम किसे बोलेंगे यह परिभाषित नहीं है, परंतु फिर भी कुछ बातें बताई गई हैं। पहली बात तो यह है कि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी सरकारी नौकरी पे नहीं होना चाहिए, किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। और इस बारे में क्या बताया गया है? और इस बारे में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति का पद है, जो राष्ट्रपति का पद है, जो उपराष्ट्रपति का पद है, जो उपराष्ट्रपति का पद है, जो मंत्रियों का पद है, जो मंत्रियों का पद है, चाहे वह मंत्री केंद्र के हों और चाहे वह मंत्री जो है वो राज्य सरकारों के हों, और जो राज्यपाल का पद है, जो राज्यपाल का पद है, तो इन पदों को जो है लाभ का पद नहीं माना जाता है। अर्थात यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रियों का पद और राज्यपाल जो है यह लाभ का पद नहीं माना जाता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि यदि कोई राष्ट्रपति है वर्तमान में
और वह दोबारा जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें भाग लेना चाहता है, या उपराष्ट्रपति उसके चुनाव में भाग लेना चाहता है, या राज्यपाल उसके चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, या जो तुम्हारे संघ के मंत्री हैं वो भाग लेना चाहते हैं, या राज्य के मंत्री हैं वो भाग लेना चाहते हैं, तो उन्हें उसमें भाग लेने से पहले इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे अपनी स्वेच्छा से वो इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे बहुत से हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया है, जैसे बीबी गिरी थे। तो जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद में उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया। क्यों इस्तीफा दिया? क्योंकि वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना चाहते थे, परंतु वो अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि भाई इन्हें जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री हैं और जो राज्यपाल हैं, इन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ, यह बात जरूर है कि यदि वे भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उसके बाद में उन्हें क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। अगली बात है कि लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये हमारी 4 योग्यताएं जो हैं वो संविधान के अनुच्छेद जो है हमारे 58 में दी गई हैं कि नागरिकता भारतीय होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं होनी चाहिए। यदि ऐसी योग्यताएं हैं तो वह राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। इस संबंध में दूसरी बात देखेंगे। दूसरी बात है राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक शर्तें। आवश्यक शर्तें, आवश्यक शर्तें क्या हैं? पहली बात तो यह है कि वह संसद या राज्य विधायिका वह संसद या राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ना वह संसद के लोकसभा का सदस्य हो, ना वह राज्यसभा का सदस्य, ना वो राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है और वह चुनाव लड़ता है तो निर्वाचित हो जाने के बाद उसे संसद या राज्य विधानमंडल के सदन की सदस्यता से क्या देना पड़ेगा? उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। तीसरी बात क्या कही गई है? तीसरी बात कही गई है कि वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अन्य लाभ का पद, अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और क्या बात की गई है कि भाई वह जो है संसद द्वारा प्राप्त जो है उसके वेतन, संसद द्वारा जो निर्धारित वेतन व भत्ते हैं वह उसको मिलेंगे। हमें यहां से पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति को प्रतिमाह जो वेतन मिलता है, राष्ट्रपति को प्रतिमाह जो वेतन मिलता है, वो प्रतिमाह जो राष्ट्रपति का वेतन होता है वह वेतन होता है भैया 5 लाख। और राष्ट्रपति को ये 5 लाख प्रतिमाह जो वेतन मिलता है, यह वेतन मिलता है भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से जो है उसको वेतन मिलता है। और राष्ट्रपति का जो प्रतिमाह ये वेतन होता है वह भारत की संचित निधि से मिलता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वेतन जो पर उसे कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। इसका जो वेतन होता है वो क्या होता है? आयकर मुक्त होता है। क्लियर है? तो यहां से हमने समझा कि जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा ये कौन से अनुच्छेद में? 52। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? भारत का राष्ट्रपति। वरीयता क्रम में इसका कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। राष्ट्रपति की योग्यताएं कौन से अनुच्छेद में है? 58। नागरिकता कैसी होनी चाहिए? भारतीय। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? संविधान में निर्धारित नहीं है। लाभ के पद पर उसे नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रियों का पद, चाहे वो केंद्र सरकार के हो या वो राज्य सरकार के हो, और राज्यपाल के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उसमें योग्यताएं होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं होनी चाहिए, परंतु वह लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए।
अगली बात है कि आवश्यक शर्तें, और ये ध्यान रखना जो आवश्यक शर्तें हैं वह संविधान के अनुच्छेद जो 59 है, जो 59 है, उसमें दी गई है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए और अन्य लाभ का पद वह धारण नहीं करेगा, और उसे प्रति माह वेतन जो है वो कितना मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, और उसे प्रति माह जो वेतन मिलता है भैया वह भारत की संचित निधि से मिलता है और इस पर कोई टैक्स उसको देना नहीं पड़ता। क्लियर है? और एक उसे जो है आवास मिलेगा, एक उसे क्या मिलेगा भैया, आवास मिलेगा, जिसे राष्ट्रपति भवन कहते हैं। और इस राष्ट्रपति भवन में जब तक वह राष्ट्रपति के पद पर रहेगा तो वह राष्ट्रपति भवन में रहेगा और इसके लिए उसे कोई भी किराया नहीं देना होगा। क्लियर है? तो ये आवश्यक शर्तें जो हैं भैया कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 59 में। क्लियर है? अब इससे आगे का पढ़ेंगे। तो लगातार जो है हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं पर एग्जाम में काफी क्वेश्चन इस टॉपिक से जो है आते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो पहले हम ये समझ लें कि राष्ट्रपति का जो है निर्वाचक मंडल क्या होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति को कौन लोग चुनेंगे। तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है वह भैया संविधान का अनुच्छेद 54 है उसमें बताया गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें कौन कौन लोग होंगे इसके बारे में बात करेंगे अपन अच्छे से भी। देखो भैया, एक होती है संसद, ध्यान से देखेंगे, और संसद के होते हैं 2 सदन, एक होती है लोकसभा और भैया एक होती है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा में भी 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक होते हैं निर्वाचित और एक होते हैं मनोनीत। राज्यसभा में भी 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक होते हैं निर्वाचित और भैया एक होते हैं मनोनीत। ठीक है, और एक होती है भैया राज्य विधानमंडल, और राज्य विधानमंडल के भी भैया 2 सदन होते हैं। सब राज्यों में तो नहीं होते, पर कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक जो है राज्य विधानमंडल है और कुछ राज्यों में जो है वो एक सदनात्मक विधानमंडल है। तो एक वहां पर होती है विधानसभा, विधानसभा तो सभी राज्यों में होगी, और एक भैया होती है विधान परिषद, एक होती है भैया विधान परिषद। जो विधानसभा होती है इसमें भी 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक होते हैं भैया निर्वाचित और एक होते हैं मनोनीत। ठीक उसी प्रकार से जो हमारी विधान परिषद होती है इसमें भी 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक होते हैं निर्वाचित और भैया एक होते हैं मनोनीत। आराम से समझेंगे इसको। जो लोकसभा होती है वर्तमान में उसमें निर्वाचित जो होते हैं वो 543 होते हैं, और जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो 2 होते हैं, और जो 2 निर्वाचित सदस्य होते हैं भैया वो एंग्लो इंडियन होते हैं। जो राज्यसभा होती है उसमें वर्तमान जो निर्वाचित होते हैं वो 233 होते हैं, और जो इसमें मनोनीत सदस्य होते हैं भैया उनकी संख्या 12 होती है, और ये मनोनीत सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो सामाजिक सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान, बस सामाजिक सेवा क्षेत्र से होते हैं, ऐसे 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति राज्यसभा मनोनीत करता है। विधानसभा में हर एक राज्य की विधानसभा में अलग अलग सदस्य संख्या होती है, और जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह एक मनोनीत सदस्य भी होता है, एक इसमें जो है प्रत्येक राज्य की विधानसभा में एक जो है मनोनीत सदस्य होता है।
और यह मनोनीत सदस्य जो होता है भैया वह होता है एंग्लो इंडियन। तो यहां से समझेंगे, मैं बात कर रहा था राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसके बारे में जो है अनुच्छेद 54 में बताया गया है। बताया क्या गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। सभी निर्वाचित सदस्य जो हैं वो भाग लेंगे, अर्थात कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा। तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, राज्य सभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, और जो लोकसभा के मनोनीत सदस्य हैं वह भाग नहीं लेंगे। जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं वह भाग नहीं लेंगे। और दूसरी बात क्या कहते हैं कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, कोई भी मनोनीत सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेगा। और जो विधान परिषद है इसके न निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे ना ही मनोनीत सदस्य भाग लेंगे। अर्थात संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो लोकसभा के जो ये 2 मनोनीत सदस्य हैं यह भाग नहीं लेते, राज्यसभा के जो ये 12 मनोनीत सदस्य हैं यह भाग नहीं लेते, और जो राज्य की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य हैं वह भाग नहीं लेते, और विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। एक बात और समझेंगे, एक बात और क्या है मैं बताता हूं आपको। संघ शासित राज्य हैं, 2 संघ शासित राज्य हैं, 2 संघ शासित राज्य, एक दिल्ली भैया, एक है दिल्ली और एक है पुदुचेरी। दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभाओं के, इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और इन विधानसभाओं का भी कोई भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। यह जो 2 संघ शासित प्रदेश हैं दिल्ली और पुदुचेरी, यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। इसका प्रावधान जो किया गया है वो 70वां संविधान का संशोधन था, 70वां संविधान संशोधन था 1992। इसके द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि दिल्ली तथा पुदुचेरी संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य किसके चुनाव में भाग लेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो समझ में आ गई बात कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेंगे? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ शासित राज्य दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, कोई भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। यह कहां दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 54 में। क्लियर है? अब अगली बात समझेंगे हम। अब भाई और क्या क्या चीजें होनी चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए? तो यहां से बात करेंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, यह चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो होती है भारत के निर्वाचन आयोग की होती है। भारत का निर्वाचन आयोग जो है राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। क्लियर है? दूसरी बात क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, जो नामांकन भरेगा, उसके अनुमोदक भी होने चाहिए। उसके जो है भैया अनुमोदक भी होने चाहिए और उसके प्रस्तावक भी होने चाहिए। उसके 50 अनुमोदक होने चाहिए और 50 क्या होने चाहिए? उसके प्रस्तावक होने चाहिए। अब ये बात आती है कि अनुमोदक क्या होते हैं और प्रस्तावक क्या होते हैं। देखो भैया, भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी 35 वर्ष आयु है, लाभ के पद पे नहीं है, नागरिकता भारतीय है। वह सभी लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। राष्ट्रपति के चुनाव में वही व्यक्ति भाग लेगा जिसमें वो योग्यताएं तो होनी चाहिए, साथ में उसके नाम का अनुमोदन करें 50 सदस्य, और उसके प्रस्तावक भी कितने होने चाहिए? 50 सदस्य। और ये 50 सदस्य कौन होने चाहिए? उसके निर्वाचक मंडल के सदस्य होने चाहिए, निर्वाचित एमपी या निर्वाचित एमएलए। और ऐसे ही जो प्रस्तावक है ये भी 50 या तो एमपी होने चाहिए या क्या होने चाहिए? एमएलए होने चाहिए। अगर 50 एमपी और 50 एमपी या एमएलए जो भी हैं उसके अनुमोदक होंगे और 50
एमपी एमएलए उसके क्या होंगे, प्रस्तावक होंगे, तभी जाके वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपना नामांकन भर सकता है। क्लियर है? तो ये ध्यान रख लेना। और जो 50 अनुमोदक होंगे वो 50 प्रस्तावक नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 एमपी या एमएलए जिस व्यक्ति के पक्ष में होंगे वही व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के चुनाव में अपना नामांकन भर सकता है, अन्यथा वह अपना नामांकन नहीं भर सकता। अगली बात है कि भैया उसको अपनी जमानत राशि भी जमा करनी पड़ेगी। जो उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा उसको जमानत राशि भी जमा करनी पड़ेगी। और राष्ट्रपति के चुनाव में जो जमानत राशि होती है भैया वो कितनी होती है, 15,000 होती है। और यह जो जमानत राशि होगी उसको आरबीआई में जमा करनी पड़ेगी, भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करनी पड़ेगी। और यहां से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि चुनाव हुआ और चुनाव हो जाने के बाद जो कुल मत पड़े उसके 1/6 से यदि वो कम मत प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जो है भैया वो क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। अर्थात यदि किसी उम्मीदवार को जो कुल मत पड़े उसके 1/6 से कम मत प्राप्त होते हैं तो जो 15,000 रुपए की जमानत राशि उसने आरबीआई में जमा की थी वह जमानत राशि क्या हो जाएगी, उसकी जब्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है यहां पर ये सब बातें मैंने आपको बता दी। इसको एक बार देख लेते हैं, फिर से हम आगे का बढ़ेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है भैया, भारत का निर्वाचन आयोग। कौन कराता है, भारत का निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने अनुमोदक होने चाहिए भैया, 50। कितने प्रस्तावक होने चाहिए, 50। जमानत राशि कितनी होती है, 15,000। जमानत राशि कहां जमा करनी पड़ेगी, आरबीआई में। जमानत राशि जब्त हो जाएगी यदि कुल मत पड़ों के उसे 1/6 मत से कम मत प्राप्त होते हैं। अर्थात यदि जो कुल मत पड़े उसके 1/6 से अगर कम मत उसे प्राप्त होते हैं तो जमानत राशि क्या हो जाएगी भैया, उसकी जब्त हो जाएगी। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन से अनुच्छेद में है, 54। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और संघ शासित राज्य दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। क्लियर है? और दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए हैं, तो वह संशोधन कौन सा था, 70वां। और यह संशोधन कब हुआ, 1992। क्लियर है? और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता, संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, और जो राज्य जिन राज्यों में विधान परिषद है उसके ना निर्वाचित सदस्य ना मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब इससे आगे का पढ़ेंगे। तो अभी जो हमने देखा वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति। राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति। देखो भैया, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन रीति होती है उसके बारे में जो है अनुच्छेद 55 में दे रखा है। अब अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या रीति बताई हुई है इसके बारे में अपन अब चर्चा करेंगे। पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। मैं आपको बता दूं, दो प्रकार के चुनाव होते हैं, एक प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं और एक अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव वह चुनाव होते हैं जहां पर सदस्यों को वयस्क मत अधिकार के आधार पर चुना जाता है। जैसे जो हमारी विधानसभा के एमएलए होते हैं, जो हमारी लोकसभा के एमपी होते हैं, इनका चुनाव जो होता है वो कैसा होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, क्योंकि यह वयस्क मत अधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव वह चुनाव होता है जिसमें सदस्य का चुनाव जो होगा वो जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से होता है। मैं आपको बता देता हूं। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो भैया राष्ट्रपति को कौन लोग चुन रहे हैं, मतलब संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित एमपी व निर्वाचित एमएलए। और इन एमपी व एमएलए को कौन चुन रहा है, भारत की जनता। और जनता किस आधार पर चुन रही है, वयस्क मत अधिकार पर।
तो जनता के द्वारा एमपी एमएलए को चुना गया और एमपी एमएलए ने किसको चुना? राष्ट्रपति को। इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसा हो गया भैया? अप्रत्यक्ष चुनाव। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह कैसा चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अगली बात करेंगे। अगली बात यह है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, ये ध्यान रखना। अगली बात है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें गुप्त मतदान होता है, उसमें जो है गुप्त मतदान होता है। और अगली बात समझना, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से नहीं होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह बैलेट पेपर के माध्यम से होता है। जो बैलेट पेपर होते हैं वो बैलेट पेपर के माध्यम से होता है। और मैं आपको बता दूं, जो बैलेट पेपर होते हैं इसमें दो रंग के बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता है। एक हरा रंग के बैलेट पेपर होते हैं और एक गुलाबी रंग के बैलेट पेपर होते हैं। एक गुलाबी रंग के बैलेट पेपर होते हैं। जो हरा रंग का बैलेट पेपर होता है भैया वह दिया जाता है जो निर्वाचित एमपी होते हैं उनको, और जो गुलाबी रंग का बैलेट पेपर है भैया वह दिया जाता है जो निर्वाचित विधायक होते हैं उनको। क्लियर? तो इस प्रकार से जो है राष्ट्रपति की क्या होती है? निर्वाचन रीति होती है। क्लियर? अब हम बात समझेंगे। अब बात यह समझेंगे कि भैया जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए और केंद्र तथा राज्य के मध्य भी जो है वो समानता की भावना होनी चाहिए। तो इसलिए इसमें क्या किया जाता है कि सभी राज्यों के जो विधायक होते हैं, निर्वाचित विधायक होते हैं, उनके मत की वैल्यू एक समान नहीं होती है। अर्थात जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उस राज्य के विधायक के मत की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के विधायक की मत की वैल्यू सबसे ज्यादा है। क्लियर? क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा है। इसके बारे में समझेंगे। तो एक विधायक के मत, जो विधायक का मत होता है, जो एक विधायक होता है हमारा, उसके मत की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो विधायक होता है वो विधायक के, जो विधायक होगा उस विधायक के मत की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो विधायक के मत का मूल्य, विधायक के मत का मूल्य किस प्रकार से निकालते हैं? राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणा 1/1000। इसके द्वारा जो है एक विधायक के मत की वैल्यू निकाली जाती है। और एक जो एमपी होता है, एक जो एमपी होता है उस एमपी मतलब उस सांसद के मत की वैल्यू जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सभी सदस्य। इसके द्वारा जो है एक जो एमपी होता है उसके वोट की वैल्यू इसमें निकाली जाती है। क्लियर? तो अगर आपसे ये पूछे कि एक विधायक का मत कितना होता है तो उसको कैसे निकालते हैं? तो कैसे निकालते हैं? राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणा 1/1000। और यदि एक एमपी
क्या पूछे कि एक एमपी के मत की वैल्यू कितनी होती है, तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सभी सदस्य। तो यहां पर यह बात ध्यान रख लेना कि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों के जो विधायक होते हैं उनके मत के मूल्य जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उस राज्य के विधायक के मत की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। और यहां से हम कह रहे हैं जनसंख्या, यहां से मैं आपको बात बता रहा हूं जनसंख्या। तो जनसंख्या कौन सी वाली लेते हैं, तो जो 1971 की जनगणना के अनुसार है, जो 1971 की जनगणना के अनुसार है, उस जनगणना के अनुसार जो है यहां पर जनसंख्या ली जाती है। अब हम बात करेंगे कि जो राष्ट्रपति होता है उसकी मतगणना कैसी होती है। तो मैं बता देता हूं, इसके लिए ना भैया एक न्यूनतम कोटा होता है, इसके लिए है एक न्यूनतम कोटा होता है, इसके लिए एक न्यूनतम कोटा होता है। और न्यूनतम कोटा क्या होता है, कुल वैध मत बटे 2 + 1। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग यह है कि वही सदस्य, वही उम्मीदवार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होगा जिसको कुल वैध पड़े मतों के आधे से कम 1 मत क्या मिले, ज्यादा मिले। जैसे मानो कि अगर 100 वोट पड़े तो 100 वोट में से उसको 51 वोट मिलने चाहिए, तब जाके वह राष्ट्रपति के पद पर क्या होता है, निर्वाचित होता है। अर्थात निर्वाचित केवल वही सदस्य होगा जिसे न्यूनतम कोटा मिलेगा, अर्थात उसे कुल वैध पड़े मतों के 50% से अधिक मत मिलेंगे, तभी जाकर वह भारत का राष्ट्रपति बनेगा। तो इसे कहते हैं न्यूनतम कोटा। तो इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति कौन से अनुच्छेद में है, 55। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है भैया, अप्रत्यक्ष। क्लियर है। अब बात करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। कैसा मतदान होता है भैया, गुप्त मतदान होता है। मतदान कैसे होता है, बैलेट पेपर के माध्यम से होता है। जो एमपी को बैलेट पेपर दिया जाता है उसका रंग कैसा होता है भैया, हरा, और जो एमएलए को दिया जाता है उसका रंग कैसा होता है, गुलाबी। और आगे क्वेश्चन पूछेगा भैया विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणा 1/1000। और अगर हमें एक एमपी के मत की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, सभी राज्य के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्य। और इसमें जो जनसंख्या लेते हैं वो कौन सी वाली जनगणना के अनुसार लेते हैं, 1971 की जनगणना के अनुसार। और न्यूनतम कोटा क्या होता है, न्यूनतम कोटा वह होता है कुल वैध मत बटे 2 + 1, अर्थात वही व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होगा जिसको कुल वैध मत के कम से कम आधे से 1 मत क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। अर्थात 50% से अधिक जिसको मत मिलेंगे वही व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। तो यह थी राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति। अब इसके आगे की चर्चा करेंगे। तो लगातार इसको देखते रहेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। अब इससे आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि भाई अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है, यहां से बात करते हैं, यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद हो जाए, निर्वाचन में विवाद, तो इस संबंध में क्या प्रावधान है। तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि विवाद हो जाता है तो इस संबंध में जो है वो अनुच्छेद 71 में दिया हुआ है, जो अनुच्छेद है 71 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 71 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 71 में दिया हुआ है कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि विवाद उत्पन्न हो जाए निर्वाचन में, तो इस पर फैसला सुनाने का जो अधिकार होता है वह सर्वोच्च न्यायालय को होता है। इस पर फैसला सुनाने का जो अधिकार होता है वो सर्वोच्च न्यायालय को होता है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होता है भैया वो कैसा फैसला होता है, अंतिम फैसला होता है। दूसरी बात यहां पर हमें यह समझनी है कि यदि कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ए है, ठीक है भैया, और वह राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो गया। राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए उसे 1 वर्ष हो गया, ऐसे मान लेते हैं।
ठीक है। और 1 वर्ष के बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि भैया इसका निर्वाचन क्या था, अवैध घोषित था। तो जब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह फैसला सुना दिया गया कि इसका निर्वाचन अवैध था, तो इसको अपने पद से क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। पर यहां पर एक बात यह है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाए, उसके बावजूद भी उसकी पद अवधि के द्वारा उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे। अर्थात 1 वर्ष की अवधि में उसने जो कार्य किए थे वह कार्य जो है असंवैधानिक घोषित नहीं होंगे। क्लियर है। तो यहां से एक बात समझ लेंगे कि इसका निर्वाचन में अगर जो विवाद उत्पन्न होता है उसके संबंध में कौन से अनुच्छेद में है, 71, और इस विवाद का निपटारा कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर है। और यदि उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है, उसके बावजूद भी उसके द्वारा किए गए कार्य असंवैधानिक घोषित नहीं होंगे। अगली बात करते हैं पुनर्निर्वाचन की। अगर हम पुनर्निर्वाचन के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में जो दे रखा है भैया, वह अनुच्छेद जो है 57 में दे रखा है। अनुच्छेद 57 यह कहता है कि वह पुनर्निर्वाचित हो सकता है, वह पुनर्निर्वाचित हो सकता है, अर्थात वो द्वारा भी निर्वाचित हो सकता है, वह तिवारा भी निर्वाचित हो सकता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जैसे कि देखो अमेरिका के संविधान में होता है। जो अमेरिका का संविधान है, अमेरिका के संविधान में क्या होता है, अमेरिका के संविधान में यह है कि वहां पर राष्ट्रपति जो होगा वह केवल 2 बार ही बन सकता है। परंतु भारत में यह नहीं है। भारत में राष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, अर्थात संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार वह पुनर्निर्वाचित हो सकता है। अब बात करेंगे राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में कि भैया जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति का क्या कार्यकाल होता है। तो भैया राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में जो है वह अनुच्छेद 56 में दे रखा है। अनुच्छेद 56 में क्या दे रखा है भैया, अनुच्छेद 56 में यह दे रखा है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है, वह 5 वर्ष के लिए है निर्वाचित होता है। और दूसरी बात इसमें यह बताई गई है कि यदि राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए तो वह उस समय के बाद भी राष्ट्रपति के पद पर रहता है जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति ना बन जाए, अर्थात उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। क्लियर है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 56 में। और जब उसके 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है उसके बाद भी वह अपने पद पर उस समय तक बना रहता है जब तक कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित ना हो जाए। क्लियर है। अब बात करेंगे इसके त्यागपत्र की, राष्ट्रपति के पद के त्यागपत्र के बारे में बात करेंगे। तो त्यागपत्र के बारे में बात करेंगे तो भैया राष्ट्रपति अगर 5 वर्ष से पूर्व अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसी भी समय अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो वह अपना त्यागपत्र देता है भैया उपराष्ट्रपति को। वह अपना त्यागपत्र जो त्यागपत्र देता है वो किसको देता है, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। और उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना जो देता है वो लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना किसको दे देगा, लोकसभा के अध्यक्ष को। अगली बात करेंगे शपथ। तो भैया राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जो दे रखा है वो अनुच्छेद 60 में दे रखा है। जो अनुच्छेद 60 है, अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में दे रखा है कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि भी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। कौन से अनुच्छेद के द्वारा दिलाएगा, अनुच्छेद 60 के द्वारा दिलाएगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी।
तो ये था राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। अब अपन बात कर लेते हैं इसके बारे में, फिर थोड़ी चर्चा और करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा एक देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का विवाद कौन से अनुच्छेद में? 71। पुनर्निर्वाचन संबंधी प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? 57। कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में? 56। क्लियर है? और शपथ का प्रावधान जो है अनुच्छेद 60। अगली बात करेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर है? और कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और यदि भैया वह भी नहीं है तो कौन दिलाता है? वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब आगे की बात करेंगे अपन। बस थोड़ा सा और बचा है और इसके बाद में फिर जो है इसके बारे में पूरा सा एक जो है क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है वह हमें कितना याद है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति को उसके पद से जो हटाया जाता है वह महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है और महाभियोग की जो प्रक्रिया है भैया वह संविधान के अनुच्छेद 61 में है। क्लियर? अगर राष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो वो महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाएगा, अन्यथा उसे हम नहीं हटा सकते। और महाभियोग को हटाने का जो आधार है भैया वह आधार है संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण। क्लियर है? अगली बात यह है कि अनुच्छेद 61 में क्या प्रक्रिया दी गई है, तो इसके बारे में अपन अब पढ़ते हैं। अनुच्छेद 61 में बताया गया कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगेगा वह संसद में लगाया जाएगा, अर्थात राज्य विधानमंडल में राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है। क्लियर है? तो जो महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी वो कहां चलेगी? केवल संसद में चलेगी। संसद के होते हैं भैया 2 सदन, एक होती है लोकसभा और भैया एक होती है राज्यसभा। एक लोकसभा होती है और एक क्या होती है? राज्यसभा होती है। तो बात यह आती है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कौन से सदन में चलेगी? वो लोकसभा में चलेगी या राज्यसभा में चलेगी? तो भैया अनुच्छेद 61 में दे रखा है कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में चलाई जा सकती है, चाहे आप उसे लोकसभा में चलाएं चाहे उसे आप राज्यसभा में चलाएं, परंतु जिस भी सदन में आप चलाएंगे, क्लियर है, तो उस प्रस्ताव को चलाने से पहले आपको एक नोटिस भिजवाना पड़ेगा। आपको जो है एक नोटिस भिजवाना पड़ेगा, किसको? राष्ट्रपति को। और यह नोटिस राष्ट्रपति को जो है 14 दिन पहले भेजना पड़ेगा। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को जो है आप एक नोटिस भेजेंगे और इस नोटिस पे जो है उस सदन के, इस नोटिस पर उस सदन के 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे, और इसके बाद जो है संसद में जो है राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा, फिर प्रस्ताव आएगा इसमें। क्लियर है? तो यहां से एक बार समझ लेंगे कि संसद के किसी भी सदन में उस प्रक्रिया को हम शुरू कर सकते हैं, परंतु उस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक नोटिस देना पड़ेगा और उस नोटिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के क्या होंगे भैया? हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद जो है वह प्रस्ताव उस सदन से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और जब वह उस सदन से 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो दूसरे सदन में जाएगा। क्लियर है? दूसरा सदन जो है फिर इसकी वो जांच करेगा। दूसरा सदन क्या करेगा? इसकी जांच करेगा और जांच के बाद दूसरे सदन से भी यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और अगर ये दूसरे सदन से भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ेगा। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति को जो है वो क्या देना पड़ेगा भैया? त्यागपत्र देना पड़ेगा। और एक बात और अच्छे से समझ लेना आप
वह क्या है कि जब वो दूसरे सदन में प्रस्ताव जाएगा तो दूसरे सदन में राष्ट्रपति को वहां पर अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। अर्थात राष्ट्रपति जो है दूसरे सदन में अपना जो है वो अपना जो पक्ष है वहां पे रख सकता है। वो स्वयं भी उपस्थित होकर रख सकता है और अपने प्रतिनिधि के रूप में वकील को भी वहां पर भेज सकता है। क्लियर है? तो हम इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61। महाभियोग कब लगाया जाता है? जब वह संविधान का अतिक्रमण करता है। महाभियोग की प्रक्रिया कहां शुरू की जाती है? संसद में। संसद के किस सदन में? तो आप किसी भी सदन में शुरू कर सकते हैं, लोकसभा में या राज्यसभा में। और राष्ट्रपति को इस संकल्प को पारित करने से पहले कितने दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है? 14 दिन पहले। और उस पे उस सदन के कितने लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए? 1/4। और वह उस सदन से कैसे पारित होगा? 2/3 बहुमत से। और फिर कहां पे जाएगा वो? दूसरे सदन में। और दूसरे सदन से भी पारित कैसे होगा? 2/3 बहुमत से। और यदि यह प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को तत्काल प्रभाव से क्या देना पड़ेगा भैया? इस्तीफा देना पड़ेगा। तो यह था महाभियोग की प्रक्रिया कि किस प्रकार से महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। अगली बात करेंगे स्थान की रिक्तता। अगर राष्ट्रपति का जो स्थान रिक्त हो गया है तो उस स्थान को कैसे भरेंगे? तो इसमें बता रखा है संविधान के अनुच्छेद 62 में। संविधान के अनुच्छेद 62 में। अब भैया संविधान के अनुच्छेद 62 में क्या बता रखा है कि यदि राष्ट्रपति का पद त्यागपत्र, मृत्यु या महाभियोग के द्वारा खाली हो गया है। महाभियोग के द्वारा खाली हो गया है। त्यागपत्र, मृत्यु या महाभियोग के द्वारा खाली हो गया है तो उस पद को 6 महीने में भरना अनिवार्य है। तो उस पद को 6 महीने में भरना अनिवार्य है। तो 6 महीने में जो है आपको उस पद को भरना पड़ेगा। और जो नया राष्ट्रपति आएगा, इसके पद पर जो नया राष्ट्रपति आएगा, उस नए राष्ट्रपति का भी जो कार्यकाल होगा, उस नए राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वह कार्यकाल भी कितना होगा भैया? 5 वर्ष होगा। मैं आपको बता दूं एक बात, जैसे कि मानो कि कोई राष्ट्रपति है ए, अब भैया उसको अपने पद पर जो है भैया 4 वर्ष हो गए, तो उसका शेष कार्यकाल कितना बचा? उसका शेष कार्यकाल कितना बचा? क्योंकि कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो शेष कार्यकाल जो बचा भैया उसका कितना बचा? 1 वर्ष बचा। क्लियर? 1 वर्ष के बाद तो नया राष्ट्रपति बनता ही। तो अनुच्छेद 62 ये कहता है कि जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो 1 वर्ष के लिए नहीं बनेगा, वो कितने के लिए बनेगा? 5 वर्ष के लिए बनेगा। क्लियर है? अगली बात यहां पे समझ लेते हैं कि जब 6 महीने तक उसका पद खाली रह सकता है तो उस 6 महीने तक उसके पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? तो उस समय उसके पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है भैया उपराष्ट्रपति। कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति। और यह दे रखा है आपके अनुच्छेद 65 में। कहां दे रखा है? अनुच्छेद 65 में। अनुच्छेद 65 कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग के कारण, तो राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है भैया? उपराष्ट्रपति करता है। और यदि उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद भी खाली है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, तो सर्वोच्च न्यायालय
का वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ऐसे हो भी चुका है। एक बार क्या हुआ था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में उस समय जो उपराष्ट्रपति थे वो बीबी गिरी थे और बीबी गिरी ने फिर उपराष्ट्रपति के पद से भी इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद जो है राष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया। तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह, उन्होंने जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्लियर है? तो एक बार और देख लेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद के तहत? 61। महाभियोग कहां लगाया जाएगा? संसद में। क्लियर है? कितने दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देंगे? 14 दिन पहले। वह प्रस्ताव किस रूप में पारित होगा? 2/3 बहुमत से। तो राष्ट्रपति का पद यदि त्यागपत्र, मृत्यु और महाभियोग के द्वारा खाली हो जाए तो कितने दिन में भरना अनिवार्य है? 6 महीने में। क्लियर है? और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य उस समय कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 65 के तहत। और यदि उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो कौन कार्य करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और यदि इसका पद भी खाली है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो इस प्रकार से जो है हमने आज राष्ट्रपति के बारे में जो है जो सामान्य जानकारी थी वो पढ़ ली और राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वह हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, आपको ये पूरा टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।